नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम खबरनामा। बात करेंगे हम देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हजारीबाग के दनुआ घाटी में भीषण सड़क हादसा, आधा दर्जन वाहन आपस में भिड़े, कई घायल। वैश्विक तनाव से शेयर बाजार धड़ाम, सेंसेक्स 900 अंक तक टूटा। धनबाद के धैया के ठाकुरकुली निवासी संदिग्ध परिस्थिति में घायल, केस दर्ज कर पुलिस ने शुरू की जांच। नेपाल में टला बड़ा विमान हादसा, लैंडिंग के वक्त टायर में लगी आग, 289 यात्री सुरक्षित। बंगाल में भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक, शुभेंदु अधिकारी करेंगे अध्यक्षता। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम हजारीबाग की करेंगे। आपको बता दें कि हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र स्थित दनुआ घाटी में देर रात एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही का कहर देखने को मिला। दरअसल घाटी में हुए भीषण सड़क हादसे में आधा दर्जन से अधिक वाहन आपस में टकरा गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। दुर्घटना इतनी भयावह थी कि कई वाहनों के परखच्चे उड़ गए और सड़क पर लंबा जाम लग गया। जानकारी के अनुसार हादसे में लगभग 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायलों में एक यात्री की हालत गंभीर बताई जा रही, जिससे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही चौपारण थाना पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दुर्घटना के कारण कुछ समय तक दनुआ घाटी मार्ग पर यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर धीरे धीरे आवागमन बहाल किया। प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह तेज रफ्तार और घाटी में अनियंत्रित वाहन बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ऐसे में सीधे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हजारीबाग से रुपेश जुड़ चुके हैं। तो रुपेश, बताएं कैसे घटा इतना बड़ा हादसा? चूंकि 1-2 नहीं बल्कि आधा दर्जन गाड़ी आपस में टकरा गए हैं, कितने लोग घायल है, क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको बता दें कि आधा दर्जन से 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग, अगर कुल की बात करें तो कुल घायल है बताए जा रहे हैं। गंभीर रूप से कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि देर रात यह घटना दनुआ घाटी में घटी थी। आए दिन दनुआ घाटी मौत की घाटी के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी है। जिस तरह से लगातार वहां पर वाहन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, वाहन के हादसे सामने आते हैं, इस पे काफी ज्यादा चिंताजनक विषय बन जाता है। वहीं अगर आपको हम बात करें तो फिलहाल जो ये गाड़ियां आपस में टकराई है, उसकी कोई साफ वजह तो सामने नहीं आई है, लेकिन जो अनियंत्रित होकर, जिसे पुलिस प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है कि अनियंत्रित होकर आपस में गाड़ियां टकरा गई, क्योंकि विजिबिलिटी वहां पर कम होती है, जिस कारण से यह घटना घटित होती है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर रुपेश तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे किस कदर गाड़ियों के परखच्चे उड़ चुके हैं और एक के बाद एक गाड़ियां आपस में टकराकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तो ऐसे में घटना कितने बजे रात की है और तमाम जो लोग सवार थे गाड़ियों में, उनके बारे में क्या कुछ जानकारी आ रही है? जी, आपको बता दें कि जो लोग वहां सामने आ रहे हैं, जो घायल हुए हैं, उसमें वो काफी अभी लोग का इलाज जो नियरेस्ट सामुदायिक केंद्र है वहां पर किया जा रहा है। हालांकि जो वहां सामुदायिक केंद्र है, उसकी जो स्वास्थ्य व्यवस्था में काफी लापरवाही भी बरती जा रही है। और आपको बता दें कि जो लोग वहां पर गए हैं, वो कई लोग ऐसे हैं जो काफी गंभीर रूप से घायल है। उनकी स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है और हालांकि अगर उनकी स्थिति और बिगड़ती है तो उनसे हजारीबाग अस्पताल या फिर रांची रिम्स भी रेफर किया जा सकता है। आपको बता दें कि जो भी लोग वहां पर जो घायल हुए हैं, वो एक अनियंत्रित होकर जो ट्रक रॉन्ग साइड से आ रही थी, ऐसा आशंका लगाया जा रहा है। जिस तरह से यह तस्वीरें सामने आई है, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि वो ट्रक रॉन्ग साइड से आ रहा है, जिस कारण से यह हादसा हुआ है। जी बिल्कुल, ये हादसा हुआ है और बेहद ही भयावह हादसा। ऐसे में रुपेश जानकारी आ रही है कि आधा दर्जन गाड़ी आपस में टकराए हैं और कई लोग घायल हुए। क्या कुछ स्पष्ट जानकारी है कितने गाड़ी एग्जैक्टली इस घटना का शिकार हुए? क्योंकि एक के ऊपर एक चढ़ते हुए नजर आ रहे, गाड़ियां इधर उधर पलटी हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में कितना बड़ा हादसा है ये?
जी, अभी तक का ये काफी बड़ा हादसा माना जा रहा है। आपको बता दें 7 से 8 गाड़ियां लगभग आपस में टकराई है, जिनमें 3 से 4 गाड़ियों के परकच्चे उड़ चुके हैं, वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और उन गाड़ियों में जो लोग सवार थे, अभी तक किसी की हाथाहाथ होने की खबर नहीं आई है, मृत्यु होने की खबर नहीं आई है, लेकिन कई एक लोग गंभीर रूप से घायल हुए उसकी खबर आ रही है। लगातार उनका इलाज सामुदायिक केंद्र, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर किया जा रहा है। जो गंभीर रूप से है उन्हें आगे रिम्स या फिर हजारीबाग सदर अस्पताल भी रेफर किया जा सकता है। चौपारण जो थाना प्रभारी है पंकज कुमार ने इसकी पुष्टि की कि कितने लोग वहां पर घायल हुए हैं और कितने लोग इसमें इलाज चल रही है। हालांकि जो भी जांच है वो अभी थाना प्रभारी अपने स्तर से करेंगे। जी बिल्कुल, थाना प्रभारी अपने स्तर से जांच करेंगे रुपेश। लेकिन अगर वर्तमान यातायात व्यवस्था की बात करें, क्योंकि जैसा कि देर रात में दिख रही है कि गाड़ियां एक के ऊपर एक पलटी हुई नजर आ रहा है, ऐसे में वर्तमान यातायात व्यवस्था को लेकर क्या कुछ जानकारी आ रही है? क्या पुलिस ने गाड़ियों को हटा दिया है, समान तौर पर यातायात शुरू हो गई है? क्या कुछ जानकारी है? जी, रात को यह घटना हुई थी, उस समय यातायात काफी प्रभावित हुआ था, लेकिन फिलहाल जैसे ही वह एक्सीडेंट हुआ, जिससे लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, उसके बाद सारी गाड़ियों को साफ कर दिया गया, किनारे कर दिया गया और अभी यातायात सुगम कर दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों हजारीबाग पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने भी जो 6 लोगों एक ही परिवार की मृत्यु हो चुकी थी वही दनुआ घाटी में, वहीं पर निरीक्षण के लिए पहुंचे थे और उनके निरीक्षण के बाद यह फिर ऐसी घटना घटित होती है जिसमें बड़ा हादसा एक तरह से बोला जा सकता है कि टल गया, जिसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई। अगर इसमें मृत्यु होती है तो काफी लोगों की मृत्यु हो सकती थी। जी बिल्कुल रुपेश, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे किस कदर हजारीबाग के दनुआ घाटी में एक के बाद एक आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां आपस में टकरा जाती है, जिसके बाद लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल की बात करें तो यातायात को समान कर दिया गया है, लेकिन इस कदर कहीं ना कहीं तेज रफ्तार का कहर काफी चिंताजनक बात है। ये तो बात रही हजारीबाग की, लेकिन यहाँ पर अब हमें बात करनी होगी शेयर मार्केट की। जी हाँ, यहाँ आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव तथा वैश्विक बाजारों में कमजोर संकेतों का असर सोमवार को भारतीय शेयर बाजार पर भी साफ दिखाई दिया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स की बात करें तो करीब 900 अंक तक लुढ़क गया, जबकि निफ्टी में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। निवेशकों में बढ़ती चिंता और विदेशी बाजारों में बिकावली के दबाव के कारण बाजार पूरे दिन दबाव में रहा। मुंबई शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार से ही कमजोर दिखने को मिली। बैंकिंग की बात करें, आईटी की बात करें या ऑटो और मेटल सेक्टर के शेयरों में भी भारी बिकावली हुई है, जिससे बाजार में हड़कंप मच गया। विशेषज्ञों की माने तो उनका कहना है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव और बढ़ता है तो आने वाले दिनों में बाजार और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। वहीं छोटे निवेशकों को फिलहाल सतर्कता के साथ निवेश करने की सलाह दी जा रही है। कुल मिलाकर बात करें तो कारोबार के अंत तक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में ही बंद होने के चांसेस है, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रुक अब धनबाद का करेंगे। आपको बता दें कि धनबाद थाना क्षेत्र के ठाकुर कुल्ही में रहने वाले शिव कुमार उर्फ टिंकू सोमवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल घटना में उनके दोनों हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गए। घायल अवस्था में उन्हें पहले शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि शिव कुमार उर्फ टिंकू हाल ही में ठाकुर कुली में नया मकान बनाकर रहने आए थे। पड़ोसियों के अनुसार उनके घर की ओर से जोरदार धमाके जैसे आवाज सुनाई दी। कुछ देर बाद शिव कुमार घायल अवस्था में पड़ोसियों के घर पहुंचे और मदद मांगने लगे। जब लोग बाहर निकले तो देखा कि उनके दोनों हाथों से काफी खून बह रहा था। पड़ोसियों ने बताया कि घायल शिव कुमार ने उन्हें कहा कि किसी ने उनके हाथों पर बम मार दिया है, जिससे वह घायल हो गए। हालांकि पुलिस जांच में अब तक किसी प्रकार के बम या विस्फोट से जुड़ा कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिला। वहीं धनबाद थाना प्रभारी मनोज पांडे के अनुसार सूचना मिलने पर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि शिव कुमार उर्फ टिंकू के खिलाफ धनसार थाना में कई मामले पहले से भी दर्ज है। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से है। दरअसल बता दें कि नेपाल में एक बड़ा विमान हादसा उस समय टल गया जब लैंडिंग के दौरान विमान के टायर में अचानक आग लग गई। विमान में कुल 289 यात्री सवार थे। घटना के बाद एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया।
लेकिन पायलट और एयरपोर्ट इमरजेंसी टीम की सूझबूझ से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि विमान जैसे ही रनवे पर उतरा, उसके एक टायर से सीधा धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते उसमें आग लग गई। एयरपोर्ट की फायर ब्रिगेड टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कुछ ही मिनट में आग पर काबू पा लिया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी यात्री या क्रू सदस्य को चोट नहीं पहुंची। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लैंडिंग के बाद यात्रियों में घबराहट फैल गई थी, लेकिन विमान कर्मियों ने शांतिपूर्ण सभी को बाहर निकाला। घटना के बाद विमान की तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है। शुरुआती आशंका टायर में तकनीकी खराबी या अधिक गर्म होने की वजह बताई जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर विमान सुरक्षा और तकनीकी जांच की अहमियत को सामने ला दिया। एयरपोर्ट प्रशासन ने कहा कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब यहां रुख हमें पश्चिम बंगाल का करना होगा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के ऐतिहासिक जीत के बाद नई सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। दरअसल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद आज शुभेंदु अधिकारी पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक को राज्य की नई सरकार के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें कई बड़े और जनहित से जुड़े फैसले पर मुहर लग सकती है। जानकारी के अनुसार पहली कैबिनेट बैठक में कानून व्यवस्था, प्रशासनिक फेरबदल, उद्योग, निवेश, रोजगार और किसानों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राज्य में विकास कार्यों की नई रूपरेखा तैयार करने और केंद्र सरकार की योजनाओं को तेजी से लागू करने पर भी जोर दिया जाएगा। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक यह पहली कैबिनेट बैठक आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति और प्रशासनिक दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बात अब देवघर जिले की करेंगे। जी हां, बता दें कि झारखंड में स्कूली शिक्षा को आधुनिक और व्यवहारिक बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। दरअसल देवघर जिले के देवीपुर प्रखंड अंतर्गत अमजो गांव में अत्याधुनिक विज्ञान केंद्र बनकर पूरी तैयार हो चुका। करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस विज्ञान केंद्र का उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित करना और उन्हें प्रयोग आधारित शिक्षा उपलब्ध कराना। इस विज्ञान केंद्र में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से जुड़े कई आधुनिक उपकरण स्थापित किए गए हैं। यहाँ छात्र केवल किताबों तक सीमित न रहकर विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों को प्रयोग के माध्यम से समझ सकेंगे। केंद्र में लैब आधारित शिक्षण व्यवस्था विकसित की गई है, जिससे बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करने का अवसर मिलेगा। झारखंड को खनन क्षेत्र के रूप में पहचान मिलने के कारण विज्ञान केंद्र में माइनिंग इंजीनियरिंग से जुड़े उपकरण भी लगाए गए हैं। इसके अलावा मिसाइल तकनीक और न्यूक्लियर साइंस जैसे विषयों की प्रारंभिक प्रायोगिक जानकारी भी छात्रों को दी जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को आधुनिक विज्ञान और तकनीक से जुड़ने का अवसर मिलेगा। में इस तरह के जो साइंस सेंटर बन रहे हैं, इससे कितना आप लोगों को राहत होगी और आप लोगों को क्या उम्मीद है? हम लोग को राहत अच्छा से होगा। आमदनी बढ़ेगी आप लोगों की? हाँ, उम्मीद तो है। इस इलाके का पहले से अच्छा भी है। पहले बहुत खराब स्थिति था। हाँ, इसी तरह, लेकिन अभी फिर अच्छा होगा। क्या नाम है? मेरा नाम सीताराम कौल अमजू। रहा है ये क्या है और किस तरह से लोगों को, बच्चों को यहाँ ज्ञान मिलेगा? देखिए, यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पे स्कूल है। आप लोग पता होगा कि हर स्कूल में इतना प्रोवाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ पे हर जगह पे, हर जिले में मतलब साइंस सेंटर बनाया जा रहा है। साइंस सिटी, साइंस सेंटर। इससे क्या होगा कि यहाँ के बच्चे, आसपास के जितने भी स्कूल के बच्चे हैं, वो यहाँ पे आके आसानी से देखते हैं, समझेंगे। क्या तो उन लोग तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो सर बता देते कि ये चीज़ होता है, लेकिन वो चीज़ देख नहीं पाते बच्चे लोग, समझ नहीं पाते उनको अच्छा से। तो यहाँ आएंगे तो उसको देखेंगे तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा, और उससे ये सब देख के मतलब अच्छा अपने से जब देखेंगे ये सब चीज़ों को तो वो अपने से ज़्यादा समझ पाएंगे और उससे सीख मिलेगा उसको, उसके कुछ आगे वो भी कर सकते हैं। ठीक, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास कुमार हुआ। अब हम बात करेंगे मौसम की। आपको बता दें कि राज्य में इन दिनों मौसम का जो लुका छुपी का खेल है वो लगातार जारी है। कभी तेज धूप तो कभी लगातार हो रही बारिश से लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे। इसी बीच मौसम विभाग ने राज्य के 18 जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। रांची, संथाल परगना और
कोल्हान प्रमंडल समेत कई इलाकों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो वज्रपात यानी बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य के कई हिस्सों में मौसम अचानक बदल सकता है। दोपहर के बाद से आसमान में बादल छाने, तेज गर्जना के साथ बारिश होने और कुछ क्षेत्रों में ओले गिरने की संभावना है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान घरों में सुरक्षित रहने और खुले मैदान, पेड़ तथा बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की है। विशेषज्ञों का कहना है कि तेज हवाओं के कारण कमजोर मकानों, पेड़ों और बिजली व्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है। किसान को भी फसलों और सब्जियों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर बात करें तो मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर आगे की चेतावनी जारी की जा रही है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से ईंधन की बचत करने की अपील की है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह पेट्रोल और डीजल का सोच समझकर इस्तेमाल करे और जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दे। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में भारी भू राजनीतिक तनाव का असर ऊर्जा बाजार पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ऐसे समय में ईंधन की खपत कम करना न सिर्फ आर्थिक रूप से जरूरी है बल्कि यह देश हित में भी एक बड़ा कदम हो सकता है। उन्होंने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने और ऊर्जा संरक्षण को अपनी आदत बनाने की अपील की है। सरकार की ओर से यह भी संकेत दिए गए हैं कि यदि वैश्विक हालात और बिगड़ते हैं तो तेल आयात पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर महंगाई और परिवहन लागत पर भी सीधा तौर पर पड़ेगा। ऐसे में केंद्र सरकार ऊर्जा बचत को लेकर जन जागरूकता अभियान तेज करने में लगी हुई। कुल मिलाकर बात करें तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जो यह बयान है यह बड़ा बयान है और लोगों के बीच अलग अलग तरह की बातें अब तेज हो चुकी है। आप भी सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ अपील की है। तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है, लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें। जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा। साथियों, आज तेलंगाना का युवा नए सपने दे। खबरनामा में भी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।